नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। नरेंद्र मोदी जी दुनिया घूमकर साइप्रस होते हुए उसके बाद G7 में गए, फिर क्रोएशिया होते हुए लौट आए हिंदुस्तान और आते ही पहुंच गए हैं बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए। बिहार का चुनाव गले की हड्डी बना हुआ है। उधर ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है उसको लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। अरगाची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो यूरोप के 3 बड़े देश जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहे हैं और कल अरगाची को मारने की कोशिश हुई है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने मेन चैनल पर सुबह वीडियो बनाया था तो भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो 3 हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर रहा है ट्रंप, इस पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट हुए हैं सबने मिडिल ईस्ट के बारे में झूठ बोला है। सबने मिडिल ईस्ट के नेताओं को जबरदस्त धोखे दिए हैं, खासतौर पे उन नेताओं को जो जायनिस्ट इजराइल है उसके खिलाफ खड़े होने की जो भी जरूरत करता है उसको हमेशा धोखा दिया है। चाहे वो सद्दाम हुसैन का मामला हो, चाहे लीबिया के गद्दाफी का मामला हो और चाहे अब ईरान का मामला हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले ही दिन कोशिश थी इजराइल की खामनेई को मार देने की। वो चाहते थे कि अली खामनेई को पहले ही दिन मार दें, लेकिन कुछ संयोग ऐसा था कि 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले उस जगह से खामनेई निकल गए थे, वरना पहले ही दिन वो भी शहीद हो गए होते। आप सोचिए, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जो सीधे दूसरे मुल्क के सुप्रीम को, दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को मारने से जंग की शुरुआत करे? जंग होती है उसमें आर्मी के बीच में जंग होती है, लेकिन इजराइल एक ऐसा शैतान मुल्क है जिसने दुनिया भर में इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है। जब हिजबुल्लाह से बात चल रही थी सीज फायर की, उसी बीच में धोखा देके नसरुल्लाह को मार दिया गया। उसके बाद पेजर बम का सारा किस्सा आप जानते हैं। तो धोखेबाजी उसके खून में है और हमेशा लगातार वो धोखा देता रहा है। इसीलिए ईरान को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इन 2 हफ्तों का जो टाइम लिया है ट्रंप ने, उसमें ईरान ढीला पड़ जाए, अपनी सिक्योरिटी कम कर ले या अपनी सिक्योरिटी पर उतना ध्यान ना दे और इजराइल कोई ऐसी हरकत कर गुजरने में कामयाब हो जाए। अभी फिलहाल तो ईरान पूरे मूड में लग रहा है हमले के। आज सुबह सुबह उसने जो हमला किया है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर उड़ा दिया है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर या इंटरनेट की जो फैसिलिटीज हैं, ये सारा जो उड़ाना चाहता है वो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उस तरह से ड्रोन्स ना आ पाए ईरान में जिस तरह से बेखौफ आए शुरू में। ईरान की फिलहाल ये टेक्निक रही है, ईरान का फिलहाल ये स्ट्रेटजी रही है कि उसने शुरू में सस्ते वाले ड्रोन, सस्ती वाली पुरानी मिसाइलें फेंकी ताकि जो इंटरसेप्टर है उस इंटरसेप्टर की मिसाइलें खत्म होती जाएं। और खबर यह आई है कि अब मुश्किल से 8-10 दिन के लिए इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं इजराइल के पास। और जब यह खबर आई उसके बाद ईरान ने अपनी मजबूत मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें फेंकनी शुरू की और वो मिसाइलें ऐसी हैं जो जाकर सीधे निशाने पे लग रही हैं और इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। हालत यह है कि वहां की पुलिस कोशिश कर रही है कि कोई भी वीडियो बाहर ना जाए, दुनिया को पता ना चले कि इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। नुकसान ईरान में भी हो रहा है, लेकिन ईरान अपना नुकसान छुपा नहीं रहा है। ईरान ने 2 बातें कही हैं और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले दिन दावा किया था इजराइल ने कि ईरान के इतने जहाज उड़ा दिए। इन्होंने कहा कि वो हमारे डमी जहाज थे, असली जहाज जो है वो तो जमीन के अंदर है। और दूसरा, एटॉमिक फैसिलिटी पे जो हमला किया, आज ईरान का बयान ये आया है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम और बाकी सारी चीजें थी वो पहले ही हमने यहां से हटा दी थी। हमें ये उम्मीद थी कि इजराइल इस तरह का हमला कर सकता है, इसीलिए हमारे एटॉमिक प्रोग्राम में किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं आई है। इसके अलावा रशिया ने कहा है कि हमारे जो सैकड़ों साइंटिस्ट वहां पर हैं और ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं, हम उनको वहां से हटाने वाले नहीं हैं। चाइना और रशिया 2 ऐसे मुल्क हैं, बड़े मुल्क, किया तो नॉर्थ कोरिया ने भी है लेकिन उसका बहुत असर नहीं पड़ता। चाइना और रशिया 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने न केवल ईरान की लगातार सहायता की है, मदद की है, बल्कि
अमेरिका की जबरदस्त मजम्मत की है। इस बार ना नाटो चाहता है, ना ब्रिटेन, ना जर्मनी, इनमें से कोई जंग में नहीं फंसना चाहता है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये फलस्तीन नहीं है, ये ईरान है। यहां जंग में फंसे तो अगले 10-20 साल तक फंसे रह जाएंगे और हो सकता है कि उसके बाद भी अफगानिस्तान की तरह छोड़कर भागना पड़े, कहीं कुछ मिले नहीं। ईरान इजराइल पे जो अपडेट्स हैं, उनके साथ साथ देश के भीतर की जो अपडेट्स हैं उनको आप तक लाने के लिए आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। एयर इंडिया की आज 8 फ्लाइट्स हुई कैंसिल, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजह आई सामने। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब तक 84 उड़ानें हुई रद्द। ब्लैक बॉक्स विदेश भेजे जाने पर केंद्र बोला, इस पर अभी कोई फैसला नहीं, जांच जारी है। इससे पहले ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजे जाने की खबरें चली थी। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक किसान हुआ घायल। चूरा चांदपुर में हुई गोलीबारी के बीच कुकी महिला की हुई मौत, इलाके में तनाव जारी। राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने जाएंगे चीन। 7 साल बाद किसी भारतीय मंत्री का होगा दौरा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे चीन। गुजरात महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश, घरों और दुकानों में भर रहा पानी। यूपी में बिजली गिरने से 10 की हुई मौत। 3 दिन में दिल्ली हरियाणा पहुंचेगा मानसून। ईसीआई ने मतदान वीडियो तस्वीरों को सुरक्षित रखने का समय 45 दिन सीमित किया। बिहार के सिवान पहुंचे पीएम मोदी, सभा में आए लोगों से बोले, आपको बहुत सतर्क रहना है। बिहार के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपना रहा। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा कितना गुना बढ़ा। आप लोगों को याद होगा 2014 का वो धमाकेदार चुनावी मौसम, जब नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो स्विस बैंक में जमा भारतीयों का सारा काला धन वापस ले आएंगे। उन्होंने तो यहां तक कह डाला था कि अगर चोर लुटेरों का पैसा वापस आ गया तो देश के हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। ये बात सुनकर तो हर गरीब ने सपने भी देखने शुरू कर दिए थे कि बस अब अच्छे दिन आने वाले हैं। 15 लाख की सीधी एंट्री अकाउंट में होगी। खैर 2014 के बाद बीजेपी की ही सरकार भी बन गई। कुछ समय बाद जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, मोदी जी हमारे 15-15 लाख का क्या हुआ? तब अमित शाह ने इसे चुनावी जुमला बताकर हवा में उड़ा दिया था। जनता का दिल भी टूट गया, लेकिन इंतजार जारी रहा। अब तक स्विस बैंक से कितना काला धन वापस आया है, इस पर तो कोई बड़ी खबर नहीं आई, लेकिन हाँ, स्विस नेशनल बैंक की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 2024 में 3 गुना हो गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 गुना। ये बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। 2021 के बाद से ये सबसे ज्यादा है और 2023 के मुकाबले तो ये सीधे 3 गुना ज्यादा है। एसएनबी ने यह आंकड़ा कल यानी 19 मई को जारी किया था। अब इसमें एक और ट्विस्ट भी है। ये पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंकों में जमा है, लेकिन जो बड़ी बढ़ोतरी हुई है वो सीधे व्यक्तिगत खातों से नहीं हुई है, बल्कि ज्यादातर बढ़ोतरी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए फंड्स की वजह से हुई है। व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में जमा राशि सिर्फ 11% बढ़ी है, जो करीब 346 मिलियन स्विस फ्रैंक, लगभग 3,675 करोड़ रुपए है। यानी कुल बढ़ी हुई रकम का सिर्फ 10वां हिस्सा ही व्यक्तिगत खातों से आया है। बाकी पैसा बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जैसे रास्तों से आया है। वहीं स्विस अधिकारी और भारतीय सरकार दोनों ही कह रहे हैं कि स्विस बैंक में जमा सारा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े तो सिर्फ बैंकों की देनदारियों यानी लायबिलिटीज को दिखाते हैं। इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीय एनआरआई या अन्य लोग तीसरे देशों की कंपनियों के नाम पर जमा करते हैं। 15 लाख का वादा तो बहरहाल जुमला ही है, लेकिन स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, भले ही वो व्यक्तिगत खातों में ना आ रहा हो। लगता है काले धन और सफेद धन की इस गुत्थी को सुलझाने में अभी और वक्त लग सकता है। तब तक का बहरहाल इंतजार देखिए और देखते रहिए वे पैसे का पूरा खेल। अंग्रेजी को लेकर क्या बोले अमित शाह। कल एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे
और उन्होंने भारत की भाषाओं के महत्व पर खूब बातें कही। बात करते करते उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने अंग्रेजी बोलने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शाह साहब ने कहा कि वो समय दूर नहीं जब इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्म महसूस होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न हैं और इन भाषाओं के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये बात सुनकर तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्या वाकई में वो दिन दूर नहीं जब हम केवल हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बतियाएंगे, हेलो हाय की जगह नमस्ते प्रणाम का ही राज होगा, खासकर ऐसे समय में जब पिछले कुछ समय से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। और क्या सच में एक दिन भारत में अंग्रेजी का नामो निशान मिट जाएगा? और क्या ये भारत जैसे देशों में मुमकिन है जहां हर 15 से 20 किलोमीटर पर ही भाषा या बोली ही बदल जाती है? खैर, अमित शाह ने तो अंग्रेजी को भविष्य में शर्म की बात बता दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल के आंकड़े क्या कहते हैं? 8 जनवरी 2025 की ही एक ताजा रिपोर्ट है। उसके मुताबिक अंग्रेजी बोलने के मामले में दुनिया में भारत वैश्विक औसत से ऊपर है और अपने देश में दिल्ली वाले तो इंग्लिश बोलने में सबसे आगे हैं। पियर्सन की ग्लोबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में अंग्रेजी बोलने की क्षमता सबसे बेहतरीन है, जिसके बाद राजस्थान और पंजाब का नंबर आता है। दिल्ली को तो 63 अंक भी मिले हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। यानी दिल्ली वाले अंग्रेजी भी फटाफट और फराटेदार बोल रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लगभग 20% लोग फराटेदार अंग्रेजी में बात करने में सक्षम हैं। और अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। और अब 2011 की जनगणना के आंकड़े भी देख लीजिए। लगभग 2.5 लाख लोग ही अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा मानते हैं। और वहीं जब दूसरी भाषा की बात आती है तो लगभग 8.3 करोड़ लोग अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और तो और करीब 4.6 करोड़ लोग यानी 86 मिलियन लोग अंग्रेजी को अपनी तीसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। यानी भले ही अंग्रेजी मुख्य भाषा ना हो, लेकिन दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में करोड़ों भारतीय इसे धड़ल्ले से बोलते और समझते हैं। और हाँ, जो बात अमित शाह जी कह रहे हैं तो उनकी अपनी पार्टी के कई बड़े नेता तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। उनके बच्चों ने तो विदेशों में जाकर पढ़ाई की है या पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या अब अमित शाह के इस बयान के हिसाब से उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी आने वाले समय में अंग्रेजी बोलने के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा? ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजे जाने पर क्या बोली सरकार? आप लोगों को क्या अप्रैल का वो महीना याद है जब ये खबर सामने आई थी कि माननीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक जबरदस्त लैब का उद्घाटन किया था। इसे ब्लैक बॉक्स लैब का फैंसी नाम दिया गया था और दावा किया गया था कि इसे बनाने में पूरे 9 करोड़ रुपए लगे हैं और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसमें अपनी तकनीकी जादूगरी दिखाई है। कहा गया कि ये लैब क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स से उड़ानों का सारा डेटा निकालने और विमान दुर्घटनाओं की गहराई से जांच करने में माहिर होगी। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये लैब भारत की विमानन सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी और हमें आत्मनिर्भर बनाएगी ताकि हम दुर्घटना जांच में दुनिया से कदम मिलाकर चल सके। आत्मनिर्भर भारत की खुशबू हर तरफ फैलाई गई थी, लेकिन फिर आया 12 जून को वो अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान का वो भयानक हादसा। जब विमान का ब्लैक बॉक्स तो मिला तो सबको लगा कि बस अब तो हमारी 9 करोड़ रुपए की सुपर लैब अब कमाल दिखाएगी, यहीं से सारा डेटा खंगाला जाएगा और सच सामने आ जाएगा। पर अंदर खाने से खबर आई कि हमारी नई नवेली लैब में ब्लैक बॉक्स का डेटा डिकोड करने की कोशिश तो की गई, लेकिन अफसोस विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। बताया गया कि रिकॉर्डर को ठीक से पढ़ने के लिए और बेहतर उपकरणों की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि 9 करोड़ में बेहतर उपकरण नहीं लग पाए थे क्या? और फिर संभावना जताई गई कि अगर भारत में डेटा डिकोड नहीं हुआ तो रिकॉर्डर को अमेरिका भेज दिया जाएगा। और अब जब 9 करोड़ रुपए के निवेश और आत्मनिर्भरता के दावों पर सवाल उठने लगे तो केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई। गुरुवार को सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स अभी विदेश नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स को कहां भेजा जाएगा इसका फैसला AAIB करेगा और ये फैसला अभी तकनीकी सुरक्षा और गोपनीय पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। फिलहाल AAIB की जांच जारी है। सरकार ने यह भी बताया कि प्लेन से 2 ब्लैक बॉक्स सेट मिले हैं, CVR और DPDR, जो 13 और 16 जून को बरामद हुए थे।
ईसीआई ने मतदान वीडियो को लेकर क्या नए बदलाव किए? चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं। पहले उन्होंने आम लोगों को चुनाव के सीसीटीवी फुटेज जैसे डेटा देखने से रोक दिया था और अब एक और नया फैसला आया है जिसके तहत मतदान केंद्रों के वीडियो और तस्वीरों को सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि 45 दिन बाद ये सारी रिकॉर्डिंग मिटा दी जाएगी। फिर अगर कोई शिकायत आती है और जांच की जरूरत पड़ती है तो सबूत के तौर पर ये वीडियो या तस्वीरें अब नहीं मिल पाएंगी। पहले चुनाव के अलग अलग चरणों की रिकॉर्डिंग को 3 महीने से लेकर 1 साल तक संभाल के रखा जाता था। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी ये दलील दी है कि इस कदम को उठाने के पीछे उनका ये कारण है कि इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। लेकिन इस नए फैसले से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता जो है उस पर सवाल उठने लगे हैं और अब ये बहस चल रही है कि क्या ये फैसला लोकतंत्र को कमजोर करेगा या ये प्रशासन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। बहरहाल अब सवाल उठता है कि क्या ईसीआई का जो ये नया नियम अब सामने आया है इस पर विपक्ष जो है वो क्या कुछ कहता है और साथ ही में आने वाले समय में ईसीआई के इस नियम से क्या चुनावी प्रक्रिया में कुछ बदलाव आएगा। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।